16वीं सदी के मध्य में फ्लोरेंस के ड्यूक कोसिमो दे मेडिची और उनकी पत्नी एलेओनोरा ऑफ टोलेडो के 11 बच्चे थे, जिनमें से 4 बेटियां थीं। कोसिमो की और भी बेटियां थीं और कुछ महिला आश्रिताएं भी उनकी देखरेख में थीं, लेकिन उनमें से लगभग कोई भी उनसे अधिक समय तक जीवित नहीं रही। सभी की कम उम्र में या दुखद परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। तो आइए वीक्स के साथ दुखद मेडिची लड़कियों की कहानी सुनते हैं। मेडिची लड़कियों की कहानी से पहले हमें कोसिमो दे मेडिची और उनके कुख्यात परिवार को देखना जरूरी है। कोसिमो का जन्म जून 1519 में फ्लोरेंस में हुआ, लेकिन वे मुगेलो घाटी की पारिवारिक जमीनों पर पले बढ़े। उनका वंश हाल ही में फिर सत्ता में आया था। 1494 में मेडिची परिवार फ्लोरेंस से निष्कासित हुआ, लेकिन कई दशकों तक अपनी संपत्ति और बैंकिंग से पर्दे के पीछे गणराज्य पर प्रभावी शासन करता रहा। लेकिन 1510 के शुरुआती वर्षों में इटली के युद्धों के राजनीतिक बदलावों और उतार चढ़ावों के दौरान वे फिर से सत्ता हासिल करने में सफल रहे। और इसका चरम 1530 में आया, जब कोसिमो के चचेरे भाई अलेस्सांद्रो दे मेडिची को फ्लोरेंस के पहले आधिकारिक ड्यूक के रूप में स्थापित किया गया, जिससे पुरानी गणराज्य एक वंशानुगत राज्य में बदल गई। परिवार की कनिष्ठ शाखा से होने के कारण कोसिमो से अपेक्षा थी कि वे देहात में शांत लेकिन आरामदायक जीवन बिताएंगे, लेकिन ये सब 1537 में बदल जाएगा। उसके चचेरे भाई अलेस्सांद्रो की हत्या कर दी गई और युवा कोसिमो, जो केवल 17 वर्ष का था, को फ्लोरेंस का नया ड्यूक बनने के लिए चुना गया। कोसिमो ने खुद को एक शक्तिशाली शासक साबित किया और 1569 में उन्हें टस्कनी के ग्रैंड ड्यूक का और भी प्रतिष्ठित खिताब दिया गया, जिससे मेडिची परिवार का उदय साधारण अमीर नागरिकों से यूरोपीय संप्रभुओं के रूप में हुआ। उनकी पत्नी एलेओनोरा ऑफ टोलेडो थीं। 1522 में स्पेन के सालामांका में जन्मी एलेओनोरा पेद्रो अल्वारेज दे टोलेडो की बेटी थीं, जो स्पेन के अधीन नेपल्स और दक्षिणी इटली के वायसराय थे। उन्होंने 1539 में 17 साल की उम्र में कोसिमो से शादी की, ताकि स्पेनिश और मेडिची के बीच राजनयिक और सैन्य गठबंधन मजबूत हो सके। बहुत से बच्चे जल्द ही पैदा हुए, हालांकि बेटियों का जीवन अधिकतर छोटा ही रहा। एलियोनोरा और कोसिमो के 11 बच्चे हुए, जिससे उनकी शादी उस दौर के राजवंशों में बेहद सफल मानी जाती है। शाही और कुलीन परिवारों में जोड़ों का मुख्य कर्तव्य वंश सुरक्षित रखने के लिए उत्तराधिकारी पैदा करना था। कोसिमो और एलियोनोरा इस जिम्मेदारी को खास तौर पर समझते थे। ड्यूक अलेस्सांद्रो के वैध उत्तराधिकारी छोड़े बिना निधन से मेडिची परिवार की उनकी शाखा खत्म हो गई और ड्यूकल उपाधि अप्रत्याशित रूप से कोसिमो को मिली। एलियोनोरा और कोसिमो के 11 बच्चों में से 7 लड़के थे और 4 लड़कियां थीं। लड़कियों के भाग्य जानने से पहले संक्षेप में लड़कों को देखें। इनमें से 2, पिएत्रो और एंटोनियो, शैशवावस्था में ही चल बसे। 1541 में जन्मे सबसे बड़े बेटे फ्रांसिस्को ने 1574 में पिता कोसिमो के बाद टस्कनी के ग्रैंड ड्यूक का पद संभाला। दूसरे सबसे बड़े बेटे जियोवानी की 1562 में सिर्फ 19 साल की उम्र में मलेरिया से मृत्यु हो गई। हालांकि उससे पहले वे पीसा के आर्चबिशप और चर्च के कार्डिनल बन चुके थे। एक और बेटे गार्सिया की भी अपने भाई के कुछ ही हफ्तों बाद मलेरिया से किशोरावस्था में ही मृत्यु हो गई। अब फर्डिनांडो और पिएत्रो ही बचे थे। फर्डिनांडो 1587 में अपने भाई के बाद ग्रैंड ड्यूक बने और पिएत्रो, जो मानसिक रूप से अस्थिर और हिंसक व्यक्ति थे और परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बने, जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे। कोसिमो एलेओनोरा से शादी और फ्लोरेंस के ड्यूक बनने से पहले ही पिता बन चुके थे। उनकी बेटी बिया दे मेडिची का जन्म 1536 के आसपास फ्लोरेंस के पास हुआ था, लेकिन उनकी मां की पहचान गुप्त रखी गई थी और आज तक अज्ञात है। अपनी बेटी के अवैध जन्म के बावजूद कोसिमो ने उसे अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया और मेडिची परिवार में शामिल कर लिया। कोसिमो ने 1539 में एलेओनोरे से विवाह किया और बिया उनकी सौतेली बेटी थी। फिर भी एलेओनोरा ने उसके साथ दयालुता से पेश आई। आखिरकार बिया को परिवार की संपत्ति विला दी कास्टेलो भेजा गया, जहां उसकी देखभाल दादी मारिया साल्वियाती ने की। वहां उसने अपना बचपन जूलिया दे मेडिची के साथ बिताया
जो अलेस्सांद्रो दे मेडिची की नाजायज बेटी थी। उम्र में उसके काफी करीब थी और कोसीमो ने उसे भी संरक्षण दिया था। इस सुरक्षित घराने में दोनों लड़कियों को एक शासक वंश के बच्चों से अपेक्षित शिक्षा और संस्कार दिए गए। बिया अपनी तेज, स्नेही प्रकृति के लिए जानी जाती थी। वह कास्टेलो के शांत बागों के बीच एक नन्ही सी दमकती मौजूदगी थी। कोजीमो बिया से बहुत प्यार करते थे और अपने पहले 2 वैध बच्चों के जन्म के बाद भी बिया उनकी पसंदीदा थी। लेकिन फिर एक त्रासदी आ गई। अपने पिता के साथ यात्रा से घर लौटने के बाद बिया बहुत बीमार पड़ गई और उसे तेज बुखार हो गया। दुर्भाग्य से वो ठीक नहीं हो पाई और 1 मार्च 1542 को उसकी मृत्यु हो गई, संभवतः मलेरिया के कारण। वो सिर्फ 6 साल की थी। उसकी मृत्यु पर मेडिची परिवार ने गहरा शोक मनाया और फिर उसे सम्मान के साथ सैन लोरेंजो में मेडिची परिवार के समाधि गृह में दफनाया गया। उसकी मृत्यु के बाद कोसिमो ने दरबारी चित्रकार अग्नोला ब्लोंसिनो से एक मरणोपरांत चित्र बनवाया। इसका परिणाम एक मार्मिक और कोमल चित्र था, जिसे कई लोग ब्रोंसिनो की महानतम कृतियों में से एक मानते हैं। कोसीमो और एलेओनोरा की बेटियों में से एक की कहानी बहुत ही छोटी थी। यह अन्ना दे मेडिची थीं। वह वास्तव में कोसीमो और एलियोनोरा की 10वीं संतान थीं, दूसरी सबसे छोटी। अन्ना का जन्म 19 मार्च 1553 को हुआ था और वो 5 महीने से भी कम उम्र में 6 अगस्त को चल बसी थीं। उनके जीवन के बारे में लगभग कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि उनकी मृत्यु की परिस्थितियां भी अज्ञात है। 16वीं सदी में शिशु और बाल मृत्यु दर बहुत आम थी, जहां लगभग 30 से 35% बच्चे अपनी किशोरावस्था तक पहुंचने से पहले ही मर जाते थे। ये सब चेचक, खसरा, फ्लू या शिशुओं के जीवित बचने से जुड़ी अनेक अन्य जटिलताओं के कारण था। ऐना भी ऐसी ही एक पीड़िता थी और उसके कई भाई बहनों ने भी यही भाग्य साझा किया था। मेडिची परिवार की दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण बेटियों ने ऐना और बिया से लंबा जीवन जिया, पर कोई भी बहुत अधिक उम्र तक नहीं जी सकी। तीनों में सबसे बड़ी थीं मरिया दे मेडिची। वो कोसिमो और एलेओनोरा की 11 संतानों में पहली थीं। उनका जन्म 3 अप्रैल 1540 को हुआ था, अपने माता-पिता की शादी के 1 साल बाद। जैसे जैसे वो बड़ी हुईं, फ्लोरेंस के विला मेडिची की नर्सरी में हर साल उनके साथ नए भाई-बहन जुड़ते गए। नर्सरी में हमेशा दिखने वाली सबसे अजीब शख्सियतों में से एक मोरगांती था, जो दरबारी मस्खरा और बच्चों का मनोरंजन करता था। उसके साथ हमेशा एक उल्लू रहता था। वह बहुत गर्मजोशी वाला परिवार था। कोसीमो और एलेओनोरा सच में अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उनकी परवरिश में गहरी रुचि लेते थे, जो कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के सभी शाही और कुलीन वंशों के बारे में नहीं कहा जा सकता। अक्सर शाही बच्चों को अलग घरों में पाला जाता था और वे शायद ही कभी अपने माता-पिता को देख पाते थे। जितने स्नेही वे थे, कोसिमो और एलेनोरा अच्छी तरह समझते थे कि उनके बच्चों का एक राजनीतिक उद्देश्य भी है। स्पेन फ्रांस की प्रतिद्वंदिता के बीच इटली में मेडिची प्रभाव को फ्लोरेंस से बाहर बढ़ाने के लिए लाभकारी गठबंधन जरूरी थे। मेडिची गठबंधनों के चलते छोटी मारिया की तस्वीरें 5 साल की उम्र में बनवाई गईं। फोटोग्राफी से पहले ऐसी पेंटिंग्स दूर दरबारों में परिचय के लिए इस्तेमाल होती थीं। उनकी एक तस्वीर पेरिस भेजी गई थी, उनकी चचेरी बहन कैथरीन दे मेडिची को, जो फ्रांस के भावी राजा हेनरी द्वितीय की पत्नी थीं। इससे स्पष्ट है कि सिर्फ 5 साल की उम्र में मारिया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी विवाह संबंध के लिए पहले ही विचार किया जा रहा था। आखिरकार 1 साल बाद एक अलग शादी तय की गई। तब तक मारिया मेडिची परिवार के सबसे बुद्धिमान बच्चों में गिनी जाती थी। दरबार के लेखकों ने उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और लिखा कि वह छोटे भाई बहनों को गणित और दूसरे विषय पढ़ाती थी। जैसे ही मारिया अपनी किशोरावस्था के मध्य में पहुंची, कोसिमो ने सफलतापूर्वक एरकोले द्वितीय, देस्ते, फेरारा, मोडेना और रेजियो के ड्यूक के साथ एक विवाह गठबंधन तय किया, जिससे उसकी सगाई उनके बेटे और उत्तराधिकारी अल्फोंसो से हो गई। हालांकि शादी होने से पहले ही मारिया अचानक बीमार पड़ गईं, संभवतः मलेरिया से, और 19 नवंबर 1557 को मात्र 17 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। लगभग तुरंत ही फ्लोरेंस में सनसनीखेज कानाफूसियां फैल गईं। एक कहानी के अनुसार कोसिमो ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए गुस्से में मारिया को चाकू मार दिया
जब उन्होंने उसे एक युवा कुलीन व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध में देखा। ये कहानी लोगों के लिए चौंकाने वाली थी, लेकिन कोसीमो के बच्चों के प्रति स्नेह को देखकर यह केवल दरबारी गपशप लगती थी। 1557 के अंत में मारिया की दुखद मृत्यु का यह मतलब नहीं था कि मेडिची परिवार और एस्ते परिवार के बीच विवाह संबंध नहीं हुआ। युवा अल्फोंसो की संभावित दुल्हन बस बदल गई। इसके बजाय अब यह तय हुआ कि वह मारिया की छोटी बहन लुकेरेजिया से विवाह करेगा। वो 14 फरवरी 1545 को फ्लोरेंस में कोसीमो और एलेओनोरा की 5वीं संतान और उनकी तीसरी सबसे बड़ी बेटी के रूप में पैदा हुई थीं। हम अंत में उनकी दूसरी सबसे बड़ी बेटी इजाबेला पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उसका जीवन सबसे लंबा और बदनाम रहा। लुक्रेजिया ने फ्लोरेंस के मेडिची दरबार में अपने भाई बहनों के साथ बचपन बिताया और उनकी तरह शिक्षा पाई। हालांकि 1557 के अंत में अपनी बड़ी बहन मारिया की मृत्यु के बाद उसका बचपन अचानक समाप्त हो गया। लुक्रेजिया केवल 12 साल की थी, फिर भी उसके पिता ने ड्यूक एरकोले से नया राजनीतिक समझौता तुरंत किया। वो बस मारिया की जगह लेगी और उसकी बजाय अल्फोंसो से शादी करेगी। आधुनिक मानकों से यह चौंकाने वाला है, पर यह लुक्रेजिया की पहली प्रस्तावित शादी नहीं थी। 1552 में ही, जब वह सिर्फ 7 साल की थी, उसके लिए फाबियो डालमोंटे से शादी करने की योजनाएं बनाई गई थीं। पोप जूलियस तृतीय के भतीजे, जो 1550 से 1555 के बीच रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख थे। 1555 में पोप की मृत्यु के बाद डेल मोंटे विवाह गठबंधन टूट गया और इसलिए लुक्रेजिया की शादी 3 जुलाई 1558 को फ्लोरेंस में एक समारोह में अल्फोंसो डीएस्टे से कर दी गई, जब वो सिर्फ 13 साल की थी। उसके नए पति की उम्र 24 साल थी। फिर एक अजीब स्थिति सामने आई। शादी के बाद अल्फोंसो फेरारा में अपने पिता के दरबार लौट गए और युवा लुक्रेजिया को फ्लोरेंस में छोड़ गए। इसके कुछ ही समय बाद वे फ्रांस के लिए रवाना हो गए, ताकि फरारा की स्थिति को कैटो कैम्ब्रासी की संधि में तय करने में मदद कर सकें, जो 1559 की वो संधि थी जिसने आखिरकार इटली में प्रभुत्व के लिए फ्रांस और स्पेन के बीच दशकों से चली आ रही संघर्ष को समाप्त कर दिया। इस दौरान लुक्रेजिया नाम मात्र की शादीशुदा थी। असल में उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था। आने वाले महीनों में कॉस्मो ने फेरारा में ड्यूक एरकोले और दामाद को पत्र लिखकर पूछा कि लुक्रेजिया अपने पति के साथ नए शहर में कब जाएंगी। कई पत्रों का जवाब नहीं आया, क्योंकि फरारा में हालात बिगड़ रहे थे। ड्यूक एरकोले की गंभीर बीमारी के बाद अक्टूबर 1559 में मृत्यु हो गई, जिससे अल्फोंसो ड्यूक अल्फोंसो द्वितीय बने। तभी लुक्रेजिया को उनके पास बुलाया गया और इस तरह 1559 के देर पतझड़ में सिर्फ 14 साल की उम्र में लुक्रेजिया फरारा, मोडेना और रेजियो की नई डचेस के रूप में शहर पहुंची। इसके कुछ समय बाद ही ब्रोंसिनो ने उनका एक प्रसिद्ध मैनरिस्ट चित्र बनाया। ब्रोंसिनो की पेंटिंग में लुक्रेजिया अस्वाभाविक रूप से पीली दिखती हैं, जो उस समय की यूरोप की कुलीन महिलाओं में फैशन था, लेकिन शायद यह उनकी नाजुक सेहत का भी संकेत है। 1560 तक वो पहले से ही अस्वस्थ थीं। फरारा पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। 1561 तक वह बार-बार बुखार से परेशान थीं और ज्यादातर अपने कमरे में ही सीमित रहीं। कोसीमो ने अपने निजी चिकित्सकों को उनका इलाज करने के लिए भेजा, लेकिन उनकी हालत बिगड़ने का सिलसिला नहीं थमा। बुखार के दौरे, नाक से खून आना, तेज खांसी और तेजी से वजन कम होना। एस्ते दरबार में जहर की बातें थीं, पर आधुनिक इतिहासकार इन्हें नकारते हैं। सबूत फेफड़ों की तपेदिक की ओर इशारा करते हैं। 21 अप्रैल 1561 को केवल 16 साल की उम्र में लुक्रेजिया की फरारा में मृत्यु हो गई। उन्हें एस्ते परिवार के मकबरे में दफनाया गया। 1561 में लुक्रेजिया के निधन का मतलब था कि कोसीमो की बेटियों में से केवल इसाबेला ही जीवित थीं। उस समय तक उनकी शादी को काफी समय हो चुका था। 31 अगस्त 1542 को जन्मी इसाबेला की शादी पाओलो जियोर्दानो ओर्सिनी, जो भविष्य में ब्राचियानो के ड्यूक बने से 1553 में तय कर दी गई थी, जब वह केवल 11 साल की थीं। ओर्सिनी परिवार रोम शहर के सबसे पुराने अभिजात्य परिवारों में से एक था। वे अपनी विरासत को रोमन साम्राज्य तक ले जाकर
खुद को जूलियस सीजर का वंशज बताते थे। परिवार के कई सदस्य सदियों में पोप बन चुके थे और रोम तथा मध्य इटली में उनका जबरदस्त प्रभाव था। इसलिए जब इजाबेला की शादी 1558 में पाओला जियोर्दानो से हुई, तो ये मेडिची परिवार के लिए एक और राजनीतिक रूप से लाभकारी विवाह था। हालांकि इसाबेला की शादी शुरू से असामान्य थी। उसके पति फिजूल खर्च और रंगीन मिजाज थे। इसलिए ड्यूक कॉसिमो ने तय किया कि बेटी को शादी के बाद भी फ्लोरेंस में रखें और भारी दहेज तब दें जब यकीन हो जाए कि पाओला पैसे नहीं उड़ाएगा। आखिरकार वो रोम चली गईं, जहां 1560 के दशक में उन्हें कई बार गर्भपात हुआ। कई असफल प्रयासों के बाद ही उन्होंने आखिरकार 2 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। 1571 में एक बेटी जिसका नाम फ्रांसेस्का था और अगले साल एक बेटे का नाम वर्जीनियो रखा। फ्रांसेस्का और वर्जीनियो दोनों ही 17वीं सदी तक लंबा जीवन जिएंगे और अगर इजाबेला ज्यादा समय तक जीवित रहतीं तो उनके कई पोते पोतियां होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तक ग्रैंड ड्यूक कोसीमो प्रथम कई हृदय विदारक क्षतियां झेल चुके थे। हालांकि इजाबेला उनकी इकलौती जीवित बेटी थीं। उनके पास एक युवा संरक्षिता भी थी, एलियोनोरा दी गार्सिया दी टोलेडो, जो 1553 में उनकी सुरक्षा में पैदा हुई थीं। एलियोनोरा असल में वैवाहिक रिश्ते से उनकी भतीजी थीं। उसकी मां की मौत तब हुई जब वह छोटी थी और उसके पिता अक्सर नहीं रहते थे। उसकी चाची एलेओनोरा ऑफ टोलेडो, कोसीमो की पत्नी, ने उसे अपनी बेटी की तरह मेडिची दरबार में पाला। फिर भी 1562 में एक बार फिर त्रासदी आ गई। कोसीमो की पत्नी एलेओनोरा की 40 वर्ष की उम्र में मलेरिया से और उनके बेटे जियोवानी व गार्सिया की भी मृत्यु हो गई। इस नुकसान ने युवा एलेनोरा को मुश्किल में डाला, लेकिन चाची की मौत के बाद भी वे फ्लोरेंटाइन दरबार में स्नेह और विशेष कृपा पाती रहीं। अप्रैल 1571 में कोसिमो ने अपने बेटे पिएत्रो से उसकी शादी तय कर दी, जिससे एलेओनोरा उनकी संरक्षिता और भविष्य की बहू दोनों बन गईं। दोनों पहले चचेरे भाई बहन थे और साथ साथ बड़े हुए थे और कोसिमो को उम्मीद थी कि उनकी आपसी जान पहचान और साझा परवरिश से उनका रिश्ता सुखद रहेगा। लेकिन जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे, वह बुरी तरह गलत साबित हुए। टोलेडो की एलेओनोरा की मृत्यु के बाद कोसिमो ने एलेओनोरे डेलिया एल्बिजी को प्रेमिका बनाया, जिनसे 2 बच्चे हुए, एक बेटी जो बपतिस्मा से पहले मर गई और एक बेटा जियोवानी, जिसे बाद में वैध घोषित किया गया। जियोवानी आगे चलकर मेडिची सेवा में एक सम्मानित सैन्य कमांडर और राजनयिक बने। बाद में कोसिमो ने कैमिला मार्टेली के साथ संबंध बनाए और 1568 में उनकी बेटी वर्जीनिया का जन्म हुआ। 1586 में वर्जीनिया ने चेसारे डिएस्टे, मोडेना और रेज्जो के ड्यूक से शादी की और उनके साथ मिलकर उनके 10 बच्चे हुए, 6 बेटे और 4 बेटियां। हालांकि समय के साथ वर्जीनिया में गंभीर मानसिक बीमारी के लक्षण दिखने लगे। पादरी ने कहा कि वह राक्षसों के कब्जे में थीं और उन्हें बाहर निकालने की कोशिशों से उनकी पीड़ा बढ़ गई, जिससे बाद में वह असमर्थ हो गईं। उनका निधन 15 जनवरी 1615 को मोडेना में हुआ। उस समय उनकी उम्र 46 वर्ष थी। उनकी दुखद गिरावट के बावजूद वर्जीनिया ही कोसिमो की बेटियों में 40 वर्ष से अधिक जीवित रहीं। कोसिमो की मृत्यु अप्रैल 1574 में हुई, जिसके बाद उनके बेटे फ्रांसेस्को ने गद्दी संभाली। इस उत्तराधिकार ने जल्दी ही उनकी बेटी इसाबेला और पालिता एलेओनोरे दी गार्जिया दी टोलेडो के लिए विनाश लाया। 1576 में इसाबेला और एलेओनोरा की दुखद और हिंसक मृत्यु हो गई। फ्रांसिस्को ने मेडिची परिवार की महिलाओं की कथित बेवफाइयों के खिलाफ क्रूर बदले की कार्रवाइयों की एक श्रृंखला को मौन समर्थन दिया। इसमें इजाबेला का मानसिक रूप से अस्थिर भाई पिएत्रो भी था। पिएत्रो एक परेशान युवक था, जिसकी मानसिक स्थिति बचपन से ही नाजुक मानी जाती थी। वो अक्सर हिंसक था, कई प्रेमिकाएं रखता था और कहा जाता था कि वो एलेओनोरा के साथ भी शारीरिक दुर्व्यवहार करता था। फिर 10 जुलाई 1576 को एलेओनोरा मृत पाई गई। जल्द ही ये कहानी फैली कि शायद ये दिल का दौरा था, जो एक स्वस्थ 23 वर्षीय महिला के लिए बेहद असंभावित था। असल में पिएत्रो ने अपनी पत्नी का गला कुत्ते की पट्टी से घोंटकर मार डाला। 6 दिन बाद इसाबेला की भी उसके पति ने गला घोंटकर हत्या कर दी।
ये फ्लोरेंस के बाहरी इलाके में मेडिची परिवार के एक शिकारगाह में हुआ था। पाओलो जानता था कि इसाबेला का ट्रोल्लो ओर्सिनी उसके चचेरे भाई से अफेयर था। इसाबेला और ट्रोल्लो 12 साल से प्रेमी थे। उन्होंने अपना रिश्ता 1564 में शुरू किया था, जब इसाबेला ने गर्भावस्था के दौरान एक और बच्चे को खोने के बाद इस अफेयर में दिलासा ढूंढा था। ऐसा लगता है कि पाओलो ने अपनी पत्नी की हत्या का फैसला अपने साले ग्रैंड ड्यूक फ्रांसेस्को दे मेडिची के समर्थन से इसलिए लिया क्योंकि उनका अफेयर बहुत सार्वजनिक हो गया था और अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। मेडिची परिवार की आखिरी बेटी की हत्या उसके पति ने 33 साल की उम्र में भाई की मंजूरी से की, भाई को व्यभिचार से शर्मिंदा करने का बदला लेने के लिए। यह एक चौंकाने वाला अंत था जो यह दिखाता है कि मेडिची परिवार की लड़कियों के साथ पहले तो राजनीतिक मोहरे की तरह व्यवहार किया गया ताकि विवाह संबंध बनाए जा सकें और फिर उन्हें हिंसक तरीके से दरकिनार कर दिया गया। यह दिखाता है कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में कुलीन महिलाओं का जीवन भी कितना क्रूर था। इन दुखद मेडिची लड़कियों पर यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह रोचक लगा होगा। अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो नीचे बताएं। मैंने बिया दे मेडिची, जूलिया दे मेडिची और एलेओनोरा दी गार्सिया दी टोलेडो पर भी वीडियो बनाए हैं। उनकी जिंदगी जानने के लिए नीचे लिंक देखें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया है ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। खैर, मेरी तरफ से इतना ही। अगली फॉरगॉटन लाइव्स में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।